से निकले थे हौसला करके, लौट आए खुदा खुदा करके। नमस्कार आप सभी को, नमस्कार। वंदे मातरम। आदरणीय सुधांशु त्रिवेदी जी, माधव दास नलपत जी, ममता त्रिपाठी जी, विकास जी, शहजाद भाई, अजय भाई, सारस्वत जी और सभी लोग जो यहाँ पर आए हैं, सबसे पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत आभार आप सभी का कि आपने मुझे इस कार्यक्रम का हिस्सा बनाया और ये सोचा कि शायद इस पे मैं कुछ रख सकूं। मैं इस विषय का कोई एक्सपर्ट तो नहीं हूं, लेकिन हाँ चीज़ों को बहुत नज़दीक से देखा है। दिल्ली विश्वविद्यालय से जब पढ़ें और दिल्ली की राजनीति का हिस्सा होने के नाते बहुत सारी चीज़ें अपने आप दिखने और समझने लग जाते हैं। एक चीज़ जो मैं कहना चाहूँगा, जो शायद हमें तुरंत इन चीज़ों से कनेक्ट करती है, उसको अर्बन नक्सल नाम दें या सीधे सीधे बोले कि कौन देश के साथ है और कौन देश के खिलाफ है, क्योंकि मेरे को तो नहीं लगता कि देश के विरोधियों की भी कोई आइडियोलॉजी बची है। वो किसी लेफ्ट आइडियोलॉजी को पालन कर रहे हैं, मुझे ये भी नहीं लगता। कोई वामपंथी विचारधारा का भी पालन कर रहे हैं, वो भी नहीं है। शायद एक ही विचारधारा बची है कि कैसे देश के प्रतीकों का, देश की सभ्यता का, देश के जो राष्ट्र का एक विचार है उसका कैसे विरोध किया जाए, वही एक आइडियोलॉजी बची है शायद। और दूसरी तरफ भी मेरे ख्याल से एक ही आइडियोलॉजी होनी चाहिए कि देश को कैसे बचाया जाए। इसके अलावा मेरे को लगता है बाकी विचारधाराओं में ज्यादा कुछ, इस देश में जिस नए अर्थव्यवस्था के मॉडल में हम जा रहे हैं उसमें ज्यादा और कोई विचारधाराओं की जगह नहीं है। धर्म और अधर्म, ये दो शायद बड़ी स्पष्ट लाइन खिंची हुई है। और उसका उदाहरण अगर देखें तो इस देश की संसद पे एक हमला होता है। संसद पे हमले में दिल्ली विश्वविद्यालय में पढ़ाने वाला एक टीचर, एक तो अफजल गुरु और एक और गुरु, वो पकड़ा जाता है और इसी दिल्ली शहर के अंदर लोग सड़कों पे उतर आते हैं उनको छुटवाने के लिए। यानी इस देश की संसद पे हमला करने वालों के प्रति भी सिंपैथी रखने वाले देश की राजधानी में बैठे हैं। वो निकलते हैं सड़कों पे, प्रदर्शन करते हैं, नारे लगाते हैं। और ये दुर्भाग्य कि अफजल गुरु को तो फांसी होती है, लेकिन वो गुरु जी अभी भी बचे हुए हैं खुले में, चौड़े में। इसी संविधान के बीच में से रास्ता निकाल के इसी मीडिया में बैठे हुए कुछ लोग, शहर के ओपिनियन मेकर्स तथा कथित, जिन्होंने इतना दबाव तो बना दिया कि शहर के अंदर हमारे आपके जैसे लाखों करोड़ों लोगों के होते हुए इतना साहस था उनमें कि वो इंडिया गेट पे और जंतर मंतर में संसद पे हमला करने वालों को बचाने के लिए उतरने की हिम्मत रखते थे। और डंके की चोट पे उतरे, बचा के भी ले गए और ऐसे ना जाने और कितने लोगों को बचा के ले गए। हमने इसी शहर के अंदर देखा है कि आतंकवादी को फांसी होनी है या नहीं होनी है, उसके लिए देश के सर्वोच्च न्यायालय के दरवाजे रात को, आधी रात को खुलते हुए हमने देखे हैं। दरवाजे खुले, ये हमारे संविधान की ताकत है, लेकिन दरवाजा खुलवाने कौन गया? वो दरवाजा खटखटाया किसने? वो दिल में दर्द किसके पैदा हो गया? ये शायद स्पष्ट कर दे कि देश के साथ कौन खड़ा है और देश के खिलाफ कौन खड़ा है। और चेहरे बड़े जाने पहचाने हैं, कोई अनजाने लोग नहीं है जो ये सब कर रहे हैं। मुझे लगता है कि शायद ये कॉन्स्टिट्यूशन क्लब के डिप्टी स्पीकर हॉल में इस वक्त जितने लोग बैठे हैं, इससे ज्यादा टोटल वो लोग नहीं है जो इस देश में देश के खिलाफ मिलके नेटवर्क बनाकर काम कर रहे हैं। कैसे एक राज्य विशेष में एक पत्रकार की हत्या तो पूरे देश और दुनिया के लिए सबसे बड़ा मुद्दा बन जाती है, और कैसे इसी देश में एक के बाद एक पत्रकारों की हत्या होती चली जाए और कोई चू बोलने वाला पैदा नहीं होता। एक के बाद एक छात्रों की हत्या होती चली जाए पर कोई सवाल नहीं उठाएगा। और एक कहीं किसी क्षेत्र विशेष का, दल विशेष का, विचारधारा विशेष का एक अगर कोई छात्र या पत्रकार आत्महत्या करे या मारा जाए तो वो पूरे देश के लिए ऐसा लगता है कि देश में आज ही लोकतंत्र खत्म हुआ है। अभी अभी लोकतंत्र की हत्या इस देश में दिन में कम से कम 4 बार होती है। अभी थोड़े दिन पहले हमने देखा कि माननीय उच्चतम न्यायालय के 4 जज प्रेस कॉन्फ्रेंस करने आए, तो मेरे मन में यह सवाल उठा कि जैसिका लाल को न्याय नहीं मिला, तब इस देश का जुडिशियल एक्टिविज्म कहीं नहीं था। किसी जज की आत्मा नहीं जागी। आरुषि को न्याय नहीं मिल रहा है, किसानों को न्याय नहीं मिल रहा है। देश में अदालतों में हजारों लाखों लोग रोज धक्के खा रहे हैं। मेरे को लगता है शायद इस देश की नीचे से लेकर ऊपर की अदालतों में तारीख के अलावा कुछ और लोगों को कभी मिला नहीं है, लेकिन इन 4 न्यायाधीशों की आत्मा नहीं जागी।
लेकिन एक पर्टिकुलर केस, एक पर्टिकुलर जज को नहीं दिया जाता, अचानक इस देश का पूरा लोकतंत्र खतरे में पड़ जाता है। ऐसे लगता है आज बाबा साहब अंबेडकर जी की आत्मा को अचानक बहुत कष्ट हो रहा होगा। संविधान, और ये संविधान के नाम पर आते जरूर है, लेकिन ये संविधान से प्यार नहीं करते हैं। मैं आपको एक बात बताऊं, अगर इन लोगों को किन्हीं दो चीजों से सबसे ज्यादा डर लगता है, तो एक तो हमारी जो शाश्वत परंपरा चलती आ रही है, जिसको हम धर्म का नाम दें या संस्कार का नाम दें या परंपरा का नाम दें, पहचान का, प्रतीक का, जो भी हमें अपने माता पिता से या दादा दादी से या पूर्वजों से समझा दिया गया, एक तो ये हमारी उस शाश्वत परंपरा से डरते हैं, और दूसरा अगर ये किसी चीज से डरते हैं तो हिंदुस्तान के संविधान से डरते हैं। और ये हिंदुस्तान के संविधान की शक्ति है कि आज एक आदमी जो अपने आप को इस देश के कानून से बड़ा समझने लगा था, उसके एक बॉल पे 20 विकेट आउट हुए। कानून की ताकत है, पावर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। एक आदमी था, प्रशांत पटेल, शायद हम में से ज्यादातर लोग परिचित हैं, 2.5 साल से लड़ रहा था, एक आदमी और पूरी सरकार। लेकिन क्योंकि एक कानून का उल्लंघन स्पष्ट हुआ था, संविधान का जो एक प्रावधान है उसका पालन नहीं किया गया था, तो अंतोगत्वा निर्णय उनके खिलाफ आया। तो इसीलिए संविधान से भी बहुत डरते हैं। ये बार बार चुनौती देने की कोशिश करते हैं, कभी ये संविधान के ऊपर उंगली उठाएंगे, कभी ये हमारे संसद के ऊपर उंगली उठाएंगे, कभी चुनाव आयोग के ऊपर उंगली उठाएंगे, और जब किसी पे उंगली उठाने से काम नहीं चलेगा तो कोई डेड मशीन भी मिल जाएगी ईवीएम जैसी, उस पर भी उंगली उठा देंगे। बिल्कुल ये हंसी आती है, लेकिन कई बार हम जिन चीजों को बहुत हल्के में ले लेते हैं, वो चीजें उतनी हल्के में होती नहीं है। बार बार अगर छोटा सा उदाहरण है ईवीएम मशीन का, बार बार आप सवाल उठाते हैं, हर चुनाव परिणाम के बाद आप ईवीएम पे सवाल उठाते हैं। हो सकता है हम लोग आपस में हंस के छोड़ देते हैं, लेकिन ये कोई छोटा सवाल नहीं है, क्योंकि जो आदमी वोट करने जा रहा है किसी गांव में, जो आदमी किसी बस्ती में वोट करने जा रहा है, जो ये सोच रहा है कि मेरे वोट की ताकत से इस देश की सरकार बदल सकती है और चल सकती है, उसके मन में इसी मूलभूत शक्ति के प्रति लोकतंत्र की एक सवाल खड़ा हो गया। उसके मन में यह शक आ गया कि शायद मेरी वोट की ताकत ही नहीं है, शायद मैं, और उसके बाद जब उसके मनपसंद का उम्मीदवार नहीं जीतता तो उसको यह लगने लगता है कि हाँ ये बात सच है, और लगातार नहीं जीतता तो उसको लगता है अब तो बिल्कुल पक्की बात है, सारी जनता वोट दे रही है लेकिन मेरा बंदा नहीं जीत रहा। और ये हिंदुस्तान की एक खास आबादी में एक ऐसा प्रश्न चिन्ह, ऐसी शंका पैदा कर देना, सीधे सीधे देश के लोकतंत्र के खिलाफ शक पैदा करना है। तो मेरे को लगता है बहुत छोटे स्तर पर कई बार मजाक के रूप में भी जिन चीजों को हम लेते हैं वो भी बहुत गंभीर बन जाती हैं। कई बार कुछ लोगों ने यह भी माना कि, जैसे मैं आम आदमी पार्टी से जुड़ा, हम लोगों ने ये लगा कि इस देश की राजनीति और इस देश की व्यवस्था का परिवर्तन होने वाला है, व्यवस्था परिवर्तन होगा, बदल देंगे पूरे के पूरे समाज के काम करने के तरीकों को, जनता से पूछकर अब काम होगा, गली मोहल्ले में कानून बनाए जाएंगे, अगर विधानसभा में किसी विधायक को कोई प्रस्ताव रखना है तो पहले अपने मोहल्ले में जनता से जाकर पूछेगा, फंड खर्च करना है तो मोहल्ला सभा लगेंगी, मोहल्ला सभा में निर्णय लिया जाएगा। ऐसा एक खूबसूरत सा सपना है जिसकी अब तो कोई भ्रष्टाचारी नहीं बचेगा। एक जन लोकपाल नाम का एक बहुत शक्तिशाली हथियार हमारे देश में आने वाला है, और बड़े से बड़े भ्रष्टाचारी को न केवल जेल में डाला जाएगा, उसकी संपत्ति भी जब्त कर ली जाएगी। लेकिन हम देखते क्या है कि जो लोग जन लोकपाल के नाम पर, स्वराज के नाम पर, मोहल्ला सभा के नाम पर, डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर के नाम पर आते हैं, शायद वो सबसे विभस्त और सबसे घृणित रूप में सेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर का प्रतीक बन जाते हैं हिंदुस्तान के लोकतंत्र में। जो अपने अलावा शायद अपनी परछाई पर भी भरोसा करने को तैयार नहीं, इस प्रकार के केंद्रीकृत सत्ता का प्रतीक बनते हुए नजर आने लग जाते हैं। आज कोई मोहल्ला सभा नहीं है, आज कोई स्वराज नहीं है, आज कोई जनता से पूछा नहीं जा रहा है। आज तिलक नगर का ठेका बंद कराने के लिए मोहल्ला सभा होती है, लेकिन सुशील गुप्ता को राज्यसभा एक ही आदमी की अपनी सभा में ही डिसाइड हो जाता है। ये इतने सतही मामले नहीं है, क्योंकि आपने देश की राजधानी में एक वर्ग तैयार कर लिया जिसको आपने ये भी भरोसा दिला दिया कि व्यवस्था परिवर्तन हो सकती है, और उसको आप आज ये भी भरोसा दिला रहे हो कि इस देश का लोकतंत्र खतरे में है, इस देश में वोटिंग सही नहीं होती, इस देश का चुनाव आयोग खराब है, इस देश का राष्ट्रपति भी किसी पर्टिकुलर पार्टी का एजेंट है। आज बोला गया है, और आप एक वर्ग विशेष के प्रतिनिधि हो
जब एक किसी प्रदेश का मुख्यमंत्री ऐसी बात बोलता है जो व्यवस्था परिवर्तन की बात करके आया है, तो आप और मैं माने या ना माने, पर कोई तो कहीं बैठा हुआ है जो मान लेता है, और वो इस देश की राजधानी में बैठे हुए लोगों के मन में ऐसा शक पैदा कर रहे हैं। तो मुझे लगता है कि इन सवालों को समझना बहुत जरूरी है। हमने जिन चीजों को नजदीकी से देखा, इसमें मैंने एक चीज बड़ी मजेदार देखी, जो अब मजेदार लगती है, लेकिन उस वक्त हमें लगता था कि हम ही तो क्रांतिकारी है, हम ही तो व्यवस्था बदलने वाले हैं। सुधांशु त्रिवेदी जी ने उसका जिक्र किया जब रामायण का उदाहरण देकर, साधु के वेश में रावण कैसे आता है। तो जब सीता मैया को समझ नहीं आया तो हम क्या चीज है। साधु के वेश में रावण आके खड़े थे और वो बता रहे थे कि व्यवस्था परिवर्तन होने वाला है। पर आप एक चीज जो अब अगर मैं देखूं यहां पे खड़े होकर, तो मुझे समझ में आती है कि क्या हुआ। इस देश में आंदोलन तो पहली बार नहीं हो रहा था, हक के लिए लड़ाई कोई पहली बार नहीं कर रहा था, जंतर मंतर में कोई पहली बार नहीं आया था, अनशन पर कोई पहली बार नहीं बैठा था। इस देश में किसानों के लिए, दलितों के लिए, युवाओं के लिए इतने हजारों आंदोलन हुए हैं, लेकिन यह आंदोलन पहली बार था जो जंतर मंतर पर सुबह 10 बजे शुरू होता है और 12 बजते बजते देश के सारे टीवी चैनलों पर लाइव चलता है। अगले दिन भी सीधा प्रसारण हो रहा है, उसके अगले दिन भी वो लाइव चल रहा है सारे चैनलों पे। उस मंच में जो बोला जाएगा इस देश में केवल वही सुनाया जा रहा है। क्यों उस आंदोलन को इतना बड़ा बना दिया गया? क्योंकि उस आंदोलन से किस दिशा में लेकर जाना है, शायद कुछ लोग तो जरूर थे जिनको मालूम था, जो जानते थे कि इस आंदोलन को यहीं पर ही नहीं रोकना है, इसको एक दिशा में लेकर जाना है। मुझे याद है बाबा रामदेव या श्री रविशंकर आंदोलन का समर्थन कर रहे थे, जन लोकपाल का समर्थन कर रहे थे, लेकिन उसी बीच में आंदोलन के मंच पर क्या हो रहा था? बाबा रामदेव दिल्ली के एयरपोर्ट पे उतरते हैं और यह पता लगता है कि वो जंतर मंतर में आंदोलन के मंच पर आने वाले हैं, और तुरंत आंदोलन के मंच से घोषणा होती है कि 2 मंच लगाए जाएंगे। एक मंच अन्ना जी का लगेगा और दूसरे मंच में जो बाहर से लोग आएंगे उनको बैठाया जाएगा। बाबा रामदेव को शायद ये बात अच्छी नहीं लगती, मुझे नहीं मालूम कि उनको ये बात पसंद आई कि नहीं आई, लेकिन कुछ भी कारणों उन्होंने निर्णय लिया कि वो जंतर मंतर पर नहीं आएंगे और वापस चले गए। मंच के में फिर कोई 2 स्टेज नहीं लगाए जाते, एक ही स्टेज रहने दिया जाता है। यानी ये स्पष्ट था कि किस प्रकार के व्यक्तियों को मंच तक आने दिया जाएगा और किस प्रकार के व्यक्तियों को मंच पर नहीं आने दिया जाएगा, किस दिशा में ले जाया जाएगा। लेकिन वहां पर तिरंगा झंडा होता था, वहां भारत माता की फोटो भी होती थी, भारत माता की जय और वंदे मातरम के नारे भी होते थे। और मेरे को लगता है कि शायद वहीं जो भारत माता की जय के नारे लगाने वाले, तिरंगा झंडा और भारत माता की तस्वीर लगाने वाले आंदोलन से निकली हुई पार्टी में बना हुआ मुख्यमंत्री जब ये बोलता है कि सेना ने सर्जिकल स्ट्राइक की या नहीं की, शायद वही वो पल होता है जब रावण साधु के वेश से अपने असली वेश में नजर आता है। ऐसे ही चंदे को लेकर बहुत सारी बातें पता लगी। मैं केवल इतना, जो मेरे को लगता है, मैं केवल इतना कहना चाहता हूं कि हमको वामपंथी या दक्षिणपंथी, लेफ्ट राइट इस आइडियोलॉजी के अलावा और नक्सल या नॉन नक्सल के बीच में ये लड़ाई नहीं है, ये देश विरोधी और देश को प्यार करने वाले लोगों के बीच में है। जब वो सारे लोग इकट्ठे हो सकते हैं तो हम तो करोड़ों हैं, वो मुट्ठी भर हैं। बस हम पहचान लें। नाम भी शायद अगर हम अभी नाम पूछना शुरू करें तो 10-20 नाम हमारे यहीं पर ही निकलने शुरू हो जाएंगे। जैसा अजय भाई बोल रहे थे, कौन किसको आरटी करेगा, कौन किसका लेख लिखेगा, किसका वीडियो बन के आएगा, कहां से कौन सी न्यूज ब्रेक होगी, सबका नेटवर्क एक्सपोज्ड है, हमको मालूम है। बस ये बात है कि उसको हम बोलना शुरू करें, साहस करके कहना शुरू करें, और ये बात दूसरे लोगों को भी अवेयर करें। क्योंकि जो दिल्ली या जिस शहर का मिडिल क्लास का यूथ है, जो कॉर्पोरेट्स में नौकरी कर रहा है, वो देश के नाम पर कुछ ना कुछ करने का जज्बा होता है, लेकिन पता नहीं होता क्या करना है। तब कोई अरविंद केजरीवाल चंदा मांगता है तो अपनी सैलरी में से चंदा तुरंत दे देता है, बिना ये देखे कि चंदे के पैसे का इस्तेमाल देश के लिए होने वाला है, देश के खिलाफ होने वाला है। तो वो अवेयरनेस, वो कैंपेन शायद हम लोगों के बीच में से निकले। IBTL जो प्रयास कर रहा है उसको और मिलकर आगे बढ़ाया जाए, और इस प्रकार से संगठित होकर अगर इन चीजों पे हम प्रयास करें तो मेरे को लगता है एक इस देश की परंपरा, इस देश की संस्कृति को वैसे भी कोई खत्म करने वाला आज तक पैदा नहीं हुआ। बहुत सारे लोग आए और आके चले गए, ये भी आएंगे और आके चले जाएंगे, लेकिन इस बीच में कोई नुकसान ना कर पाए, वो जिम्मेदारी शायद आपकी और हमारी सबकी है। बहुत बहुत शुक्रिया। जय हिंद, भारत माता की जय।